जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, कला एवं स्थापत्य, साहित्य तथा विविध तथ्य से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए उनको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों मध्यकालीन भारत से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, तो अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है दोस्तों कि वीडियो को कृपया करके स्किप कर ना देखें, वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है दोस्तों? क्योंकि अधिकतर आबादी जो थी दोस्तों इस्लाम का अनुसरण नहीं करती है, इसलिए इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है दोस्तों। और ये सब के सब VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे दोस्तों। तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी दोस्तों। और ये VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली की प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये बात सही है दोस्तों कि जो राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? आमिल कहलाता। तो एक तो सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो ये बात गलत है दोस्तों, यह देशी संस्था नहीं थी बल्कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो गुलाम वंश का एक शासक है दोस्तों इल्तुतमिश, उसी के द्वारा इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो 2 गलत हुआ। फिर है दोस्तों, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व आया। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो मीर बख्शी का जो पद है वो मुगल काल में अस्तित्व में आया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? केवल 1। तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना क्या होता था दोस्तों? तो ग्रामों का समूह पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी जो परगने के राजस्व संग्रह का क्या करता था दोस्तों? कार्य करता। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया यानी ईरान में हुआ था दोस्तों। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी यानी सैन्य विभाग का जो प्रमुख और मनसबदारों का भी प्रमुख होता था दोस्तों मीर बख्शी। मुगल काल का पद है न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था दोस्तों? तो याद रखना है कि सल्तनत काल में सैन्य विभाग का जो प्रमुख कहलाता था उसे हम लोग दीवाने अरीज के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, यह इसकी विशेषता नहीं थी। जबकि इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, यह बात बिल्कुल सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, यह भी सही है। और मुक्ति की इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक
को उस भूमि क्षेत्र में राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, तो याद रखना है आपको, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरा करता था तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती है, तो याद रखना है दोस्तों कि खालसा भूमि से जो प्राप्त आय होता था वो सीधे सुल्तान के खाते में जाता था। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम उल मुल्क की फारसी पुस्तक याद रखना है कौन सी है दोस्तों, तो सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। तो सियासतनामा किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो अबू अली हसन इब्न अली तुसी, जिसे निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सियासतनामा में, उसमें उन्होंने इक्ता व्यवस्था के बारे में बताया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, तो कौन सा है दोस्तों, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो ग्रामों का समूह क्या कहलाएगा, परगना, उसके बाद क्या कहलाएगा दोस्तों, सरकार, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सूबा। तो साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा। और ये IAS 2021 में पूछा गया, तो BPSC में भी पूछने की इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबों को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को क्या कहा गया था, सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था दोस्तों, तो परगना या पहल का प्रमुख जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था, सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, तो मावदा या डी कहा जाता था। और ये सब के सब VBI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था, तो नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया था, जिसे क्या कहा गया है दोस्तों, तो चकला। तो आप उससे पूछ सकता है कि चकला जो परगना और सरकार के बीच की इकाई थी, किसके शासनकाल में अस्तित्व में आया था, तो वो था शाहजहां, तथा जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले परगना, उसके बाद सरकार और उसके बाद सूबा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की, तो दीवाने अर्ज जो है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यह किस विभाग से संबंधित है, तो यह याद रखना है कि यह सैन्य विभाग से संबंधित है। और इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो बलबन के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी, यानी दीवाने अर्ज की स्थापना की गई थी। और यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज, याद रखना है कि बलबन ने किसे दीवाने आरिज नियुक्त किया था, तो इमादुल मुल्क को दीवाने आरिज नियुक्त किया था दोस्तों, तथा उसे याद रखना है कि रावते अर्ज की उपाधि दी थी। आरिज विभाग का प्रमुख कार्य सैन्य भर्ती, सैन्य को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण आदि था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों दीवाने अर्ज से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, तो दीवाने जो मुस्तखराज है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, यह बात बिल्कुल सही है। दीवाने अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, यह भी बात सही है। दीवाने जो खैरात है दोस्तों, यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, यह भी सही है। और दीवाने जो रियासत है दोस्तों बलबन से नहीं संबंधित है, बल्कि जो दीवाने रियासत है दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। बलबन से रिलेटेड कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया था दीवाने अर्ज, जो कि सैन्य विभाग है दोस्तों, इससे संबंधित है, बलबन से रिलेटेड। तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने आमिर कोई मोहम्मद बिन तुगलक, यानी किससे संबंधित, कृषि विभाग से। और दीवाने मुस्तखराज क्या है दोस्तों, तो राजस्व विभाग है। दीवाने खैरात क्या है, तो दान विभाग है। दीवाने रियासत क्या है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है। और इसे किसे लागू किया था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, तो आपको याद रखना है कि जो दीवाने बंदगान है दोस्तों, जो दासों का विभाग था, दीवाने बंदगान की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवाने मुस्तखराज किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवाने कोही किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और दीवाने अर्ज
किसके द्वारा स्थापना किया गया था दोस्तों? तो यह बलबन के द्वारा स्थापना किया गया था। तो दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीक के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूटपाट को समाप्त करने के लिए एक नया विभाग बनाया। कौन सा दोस्तों? दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग, जिसे क्या कहा गया दोस्तों? दीवाने कोही की स्थापना की। दीवाने अर्ज जो है दोस्तों सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दीवाने आमिर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह किससे संबंधित था दोस्तों? तो यह कृषि से संबंधित था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने आमिर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने आमिर कोही विभाग की स्थापना की? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कौन था शासक? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन ने किस विभाग की स्थापना की थी दोस्तों? तो दीवाने अर्ज, याद रखना है आपको। दीवाने अर्ज की शुरुआत की विभाग की स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन से विभाग की स्थापना की गई थी ये दोस्तों? तो दीवाने मुस्तखराज, याद रखना है आपको। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा विभाग का स्थापना किया गया था? तो दीवाने बंदगान, जो कि दासों की देखरेख करता था दोस्तों। नेक्स्ट है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज जो है दोस्तों सैन्य विभाग से संबंधित है। फिर है दीवाने रिसालत, फिर है दीवाने इंसा और दीवाने वजारत। तो दीवाने रसालत क्या था दोस्तों? तो सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो देखते हैं, दीवाने जो रसालत था दोस्तों वह धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग था। और दीवाने इंसा जो था दोस्तों वह सरकारी पत्र विभाग से संबंधित था। और दीवाने वजारत जो था दोस्तों वह धार्मिक मुद्दों से, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, दीवाने जो अर्ज था दोस्तों वह सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवाने जो रसालत था दोस्तों, रिसालत था, वह धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवाने जो इंसा था दोस्तों वह किससे संबंधित था? तो याद रखना है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवाने जो वजारत था दोस्तों वह किससे संबंधित था? तो वित्तीय मामलों से संबंधित था। तो इस हिसाब से देखें तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2, 3। अब देखते हैं किस में है। तो यह एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो कौन सा है? ऑप्शन डी। तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत जो था दोस्तों धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, विदेशी मामलों से संबंधित इसको भी माना जाता है। दीवाने इंसा जो था दोस्तों सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजारत जो था दोस्तों वित्तीय मामला से संबंधित था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो यह किससे संबंधित था दोस्तों? तो रक्षा विभाग यानी सैन्य विभाग से संबंधित था। तो दीवाने आरिज अथवा आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिजे मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत, याद रखना है, अंतर्गत विजाड़त का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो किस राजवंश के अंतर्गत विजाड़त का चरमोत्कर्ष हुआ था दोस्तों? तो तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजाड़त का चरमोत्कर्ष हुआ था दोस्तों। तो विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था मुस्लिम सम्राट के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई दोस्तों। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए। तो याद रखना है दोस्तों जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वजीर मुख्तिया राजस्व विभाग यानी दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल माना जाता है और ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजामुल मुल्क जुनैदी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे
सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों विजारत से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो यह किसका विलय था दोस्तों? तो फारस और अरब का, तुर्क और मंगोल का और भारतीय तत्वों का इसमें विलय था दोस्तों। तो मध्यकाल की सरकार में फारस और अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो याद रखना है दोस्तों खम्स को छोड़कर, खम्स क्या था दोस्तों? तो लूट से जो धन वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? खुम्स कहा जाता था। और ये जो था दोस्तों भूमि उत्पाद कर कौन कौन सा था? तो याद रखना है खराज था, उस्र था और मुक्ताई था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। खुम्स जो था दोस्तों लूट का धन था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था अपितु यह एक धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिक में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग जो है दोस्तों सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया दोस्तों, याद रखना है आपको। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो कौन था दोस्तों? तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, उसी के द्वारा इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह हस्तांतरित लगान अधिन्यास था दोस्तों। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या असैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूमि के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इक्ता व्यवस्था से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो कौन था दोस्तों? तो याद रखना है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी था दोस्तों। गांव के बड़े किसान को चौधरी कहा जाता था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन एक कट चुका है दोस्तों, उसे देख लेंगे बाद में। ये कौन सा नंबर है? 17, 18, 19 और 20 कट चुका है। तो फिलहाल 22 देख, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। तो दोस्तों मिस्टेक थोड़ा हो गया था, यहाँ पे कट चुका था। तो सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था दोस्तों, याद रखना आपको, बल्कि वे वंशानुगत परंपरा से चले आ रहे गाँव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे। किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे दोस्तों। मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था दोस्तों। तो ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व कर लगाया जाता था। तो याद रखना है दोस्तों सर्व जो कर है वह सिंचाई पर लगाया जाता था। तो फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। कौन कौन सी दोस्तों? तो याद रखना है 4 कर लगाया था, खराज, जजिया, खुम्स और जकात। धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर, जिसे क्या कहा गया, सर्व भी लगाया। फिरोज तुगलक ने अपने समय में 28 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 करों को रहने दिया दोस्तों। और वो 4 कर कौन थे? तो खराज, जजिया, खम्स और जकात। और ये सब के सब VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों जवाबित का संबंध किससे था? तो याद रखना है दोस्तों जवाबित का जो संबंध था वह राज्य कानून से था। और यह BPSC में पूछा गया है और UP PCS में तो आगे भी पूछ सकता है। तो सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था दोस्तों। नेक्स्ट है हदीस है एक। तो याद रखना है हदीस क्या है दोस्तों? तो इस्लामिक कानून है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा कौन सा है दोस्तों? तो हदीस है। तो कुरान के बाद इसका दूसरा स्थान है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है दोस्तों। नेक्स्ट है सल्तनत काल में
फवाजिल का अर्थ था? तो याद रखना है दोस्तों, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो दोस्तों सल्तनत काल में फवाजिल का जो अर्थ था, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। और यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द के आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से था दोस्तों। नेक्स्ट है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। कौन सी 2 मुद्राएं प्रचलन में थी दोस्तों? तो याद रखना है, टंका और जो जीतल थी, 2 प्रमुख मुद्राएं थी जो कि सल्तनत काल में प्रचलन में थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सल्तनत काली 2 प्रमुख मुद्राएं थी दोस्तों, कौन कौन सी? याद रखना है, जीतल और टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित था। ससगनी भी याद रखना है, चांदी का सिक्का था दोस्तों। टंका एवं जीतल का अनुपात जो था दोस्तों कितना था? तो 1:48 था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो कौन था दोस्तों जिसने चांदी नामक सिक्का चलाया था और उसे क्या कहा जाता था? तो टंका। तो इल्तुतमिश वह शासक था। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो सेमी क्वेश्चन है, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो याद रखना दोस्तों, ये VBI सवाल है। चांदी और तांबा का बना होता था। कौन कौन सा? तो टंका जो था चांदी का था, ससगनी और जीतल जो था उसमें तांबे का भी प्रचलन था दोस्तों, यानी तांबा से बनाया जाता था सिक्के को। नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो कौन था दोस्तों? तो अलाउद्दीन जो मसूद शाह था दोस्तों, उसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। और यह VBI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह कार्यकाल कब से कब तक है इसका दोस्तों? तो 1242 से 1246 के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिन थे दोस्तों। यह 1242 से 1298 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लेखित था दोस्तों, जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला एवं स्थापत्य से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS में पूछे गए दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, भारत में कागज का जो प्रारंभ हुआ था वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। और यह 63 BPSC में पूछा गया सवाल है, तो आगे भी पूछ सकता है। तो विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा। यह भारत के कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था दोस्तों अलाई दरवाजे का निर्माण। अलाई दरवाजे का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। याद रखना है, इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में घोड़े के नाल के आकार का मेहराब प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब यानी ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो ये सब के सब VBI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो किसके शासनकाल में लाई गई थी? तो मतलब किस स्थापत्य कला में इसका देखने को मिलता है दोस्तों? तो अलाई दरवाजा में यह चीज देखने को मिलता है, मेहराब। और यह किसने बनवाया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन जो खिलजी था दोस्तों, उसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसे पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। कालांतर में जब कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हुआ तो उसे मरम्मत कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फिरोजशाह तुगलक को दिया जाता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध
सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। तो याद रखना है कि किस सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार पड़ा है, तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा है दोस्तों। यह गोलाकार तथा पंच मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिली को काफ़ी हानि पहुंची थी दोस्तों। याद रखना, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण कराया है। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 और मंजिले के स्थान पर 5 मंजिला बनाया गया दोस्तों, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो कौन था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित था वो कौन था दोस्तों? तो याद रखना है कि भारत में जो प्रथम मकबरा था वो शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर आधारित था। वो किसका मकबरा था? तो वह था दोस्तों बलबन का मकबरा। तो बलबन का मकबरा किलाए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरा का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखलाई पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार के तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले कौन बनाया गया था? तो सबसे पहले बनाया गया था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाद कौन सा बनाया गया था दोस्तों? तो याद रखना है कि तुगलकाबाद, उसके बाद लोधी गार्डन और सबसे लास्ट में क्या बनाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 3, 1, 2, 4। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम क्या रखा दोस्तों? तो तुगलकाबाद। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो याद रखना है, कृति जो स्तंभ है दोस्तों, जो कि राणा कुंभा से रिलेटेड है, उसके रचयिता कौन थे प्रशस्ति के? तो याद रखना है अत्रि कवि थे। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़, याद रखना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कृति स्तंभ का निर्माण कराया। कृति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। याद रखना है कि निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो जैता ने किया था। जबकि कृति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे? तो अत्रि और महेश थे। तो ये सब के सब VVI पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ में निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो याद रखना है राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना था दोस्तों कि वह संगीतकार के साथ साथ एक कुशल वीणा वादक भी था, राणा सांगा। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। सॉरी, राणा सांगा बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, राणा कुंभा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है आपको कि अजमेर में जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है दोस्तों, वह अजमेर में नहीं है बल्कि कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है कि यह दिल्ली में स्थित है। बाकी सब सही है दोस्तों। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, गुलबर्गा में भी जामा मस्जिद है और मालवा में जो है जहाज महल, यह भी बात सही है। अजमेर में क्या है दोस्तों? तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में क्या है दोस्तों? तो जामा मस्जिद है। फिर है सुमेलित करना है दोस्तों कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, तो यह किस में देखने को मिलता है दोस्तों? तो याद रखना है कि यह तुगलक वंश में देखने को आपको मिलता है। फिर है दोस्तों, तो A का 4 हो जाएगा। तो यह किस में, सॉरी, A का मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो है दोस्तों खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ था। तो ये सही है। तो A का तो हो गया दोस्तों खिलजी वंश। फिर हम देखते हैं कि B का क्या होगा। तो अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो हुआ था दोस्तों वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह तुगलक के शासनकाल में। तो 3 और 1 यानी 3 और 4 इससे जो होगा दोस्तों वही हमारा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी केवल 2 ही मालूम हो तो आसानी से सभी को हम टिक आउट कर सकते। तो मेहराब का हो जाएगा दोस्तों खिलजी और अष्टभुजीय मकबरा का जो उदय हुआ था दोस्तों वो तुगलक शासनकाल में हुआ था और वो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन A में। तो मेहराब की निचली सतह पर
कमल कली की झालर जो है खिलजी वंश के शासनकाल में देखने को मिलता है दोस्तों। अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय है दोस्तों तुगलक वंश के शासनकाल में देखने को मिलता है। और स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग जो है दोस्तों विजयनगर के शासनकाल में देखने को मिलता है दोस्तों। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार किसमें बनाया गया था दोस्तों? तो सड़की राजवंश में देखने को मिलता है दोस्तों, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। अब हम लोग दोस्तों दिल्ली साहित्य से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किताब उल रहला रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो याद रखना है दोस्तों, किताब उल रहला किनके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया दोस्तों अल-बरूनी के द्वारा यह लिखा गया। और यह महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखना है कि इनके बचपन का नाम अबू रिहान था। तो किताबुल रहला किसके द्वारा, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। तो किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो अबू रिहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक संस्कृति व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था दोस्तों एटा में हुआ था। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता, तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो का जन्म जो हुआ था दोस्तों 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशी रामनगर जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा था। तो याद रखना है, खुसरो ने स्वयं को क्या कहा था? तो तूतीय हिंद कहा था। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत में दिया गया और 1253 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा में भागवन के अनुसार दिया गया। तो याद रखना है आपको दोस्तों, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है कि यह पटियाला में हुआ था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पटियाली भी है और पटियाला भी है। तो इनका जन्म पटियाला में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो कौन था दोस्तों? तो वह अमीर खुसरो था जिसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने जो है दोस्तों खड़ी बोली के जो विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वह स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसमें जो है दोस्तों याद रखना है दोस्तों आपको कि अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ये दोनों थे दोस्तों जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। तो अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था दोस्तों। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो याद रखना है कि यह बलबन के दरबार से संबंधित है दोस्तों। कौन? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो प्रारंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र कौन था दोस्तों? तो महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबंध हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे दोस्तों। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। तो यह किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो याद रखना है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो याद रखना है कि यह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था।
नेक्स्ट है अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो, तो उसी के शासनकाल से संबंधित थे ये। अमीर खुसरो एक थे, तो याद रखना है कि अमीर खुसरो जो थे दोस्तों एक कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तृतीय हिंद का उपनाम दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। और ये VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान कौन था? तो अमीर खुसरो था। तो अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषा का विद्वान था दोस्तों। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस उद्भव घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूं दोस्तों। तो ये कोटेशन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम विद्वान था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो कौन था दोस्तों? तो वह था अमीर खुसरो, जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था दोस्तों अपनी कविताओं में। तो प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंद या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को हिंद तृतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल बात सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता जो थे दोस्तों वो आमिर खुसरो थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है दोस्तों। तो बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की, उसे अपनी राजधानी भी बनाया दोस्तों। बीजापुर का शासक था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के प्रारंभकर्ता कौन थे दोस्तों? तो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट है तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो याद रखना है मिनहाज उस सिराज था दोस्तों। और यह VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में HG रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। तो पहला है फतवाए जहांदारी, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है किताबुल हिंद और चौथा है तबकाते नासरी। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले हो जाएगा किताबुल हिंद, जो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो याद रखना है अल-बरूनी के द्वारा यह लिखी गई है। फिर है पृथ्वीराज रासो, किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रवरदाई के द्वारा यह लिखी गई है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। फिर है कौन सा लिखा गया है दोस्तों? तो याद रखना है उसके बाद लिखा गया तबकाते क्या हो जाएगा? नासरी। तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो मिनहाज जो सिराज के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और फतवाए जहांदारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बरनी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और यह फिरोज शाह तुगलक से संबंधित यह ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। तो फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जियाउद्दीन बरनी है।
पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों? तो चंद्रवरदाई है। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। तबकाते नासरी मिन्हाज उस सिराज की ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया था। अतः इनका सही कालक्रम क्या है दोस्तों? तो याद रखना है किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासरी और फतवाए जहांदारी। नेक्स्ट, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी भाषा को जो है दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में फारसी याद रखना है, भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ से इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था। तो किस में होता था दोस्तों? तो कुछ याद रखना है, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था दोस्तों अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। तो याद रखना है कि लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृति ग्रंथ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसेनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास जो हुआ है दोस्तों वह अपभ्रंश से ही हुआ। और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो याद रखना है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा क्या लिखा गया? तो तारीख फिरोज शाही लिखा गया। हसन निजामी के द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों? तो ताजुल मासिर लिखा गया। मिन्हाज उस सिराज के द्वारा क्या लिखा गया? तो तबकाते नासरी लिखा गया दोस्तों। और याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों? तो तारीख मुबारक शाही लिखा गया। तो इस हिसाब से देखें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो पहला का तो हो जाएगा 3, और यानी A का हो जाएगा 3, B का हो जाएगा दोस्तों 4 यानी 3 4, C का हो जाएगा दोस्तों 2 और D का हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 3 4 2 1 एक ही ऑप्शन में, और वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो D। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है दोस्तों। ताज उल मासिर है, तो ताज उल मासिर किसने लिखा है? तो हसन निजामी ने लिखा। खजाइन उल फतू, लैला मजनू, सीढ़ी फरहाद ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो यह लिखा गया अमीर खुसरो के द्वारा। फिर तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया? तो तारीख जो मुबारक शाही है दोस्तों वह याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखा गया। और फतवाए जहांदारी किसके द्वारा लिखा गया? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 किसमें है दोस्तों? तो ऑप्शन A में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A होगा। निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो याद रखना है तारीख फिरोज शाही के जो रचनाकार थे दोस्तों वह शम्स सिराज अफीक भी थे और जियाउद्दीन बर्नी भी थे। तो तारीख फिरोज शाही याद रखना है शम्स सिराजी अफीक और जियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनतकालीन इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में क्या दिया था दोस्तों? तो विकल्प B माना था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो तारीख हिंद है, तो याद रखना तारीख हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। फिर है तारीख दिल्ली, तो तारीख दिल्ली किसके द्वारा है दोस्तों? तो यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। फिर रेहला जो है दोस्तों इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया जो कि मोरक्को का रहने वाला था। फिर तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 किसमें है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन C में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह C होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों से सम्मिलित करके सही कुटों में से उत्तर चुनिए। फिर है हकाइक हिंद, तो हकाइक हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? फिर है तहजीब उल अखलात लिखा गया है। फिर है कुंजुवल तिजार और जवाब मिल हिकायत, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो देख लिया जाए इसका आंसर। तो याद रखना है कि हकाइक हिंद जो है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखा गया? तो अब्दुल वाहिद बिल्ली ग्रामी के द्वारा लिखा गया। फिर तहजीब उल अखलात किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न
मिस काविया के द्वारा यह लिखा गया। फिर कुंजुल तीजाड़ किसके द्वारा, तो बैलक अल कबायकी के द्वारा यह लिखा गया। फिर है जवाबी मिल हिकायत किसके द्वारा लिखा गया, तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा यह लिखा गया। फिर है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। तो इसका संकलन किसने किया था दोस्तों, तो याद रखना है अमीर हसन सिजजी ने इसका संकलन किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो सितार जो है दोस्तों हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो सितार संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत ने मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा का मिलाकर सितार का आविष्कार किया। याद रखना है उसने कुछ भारतीय और पर्शियन यानी ईरानी रागों को सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ तथा साजगिरी आदि को जन्म दिया। दोस्तों नेक्स्ट है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तो तबला का प्रचलन किसने किया था दोस्तों, तो अमीर खुसरो ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे, तो एटा के रहने वाले थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, तो अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया था। यह भी सवाल आपको ध्यान में रखना है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। तो ये शताब्दी भी याद रखना है दोस्तों कि संगीत यंत्रों तबला का तथा सितार का जो प्रचलन है कब आरंभ हुआ था, 13वीं शताब्दी से आरंभ किया गया था दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राज संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो जो राणा सांगा है दोस्तों वह एक राजपूत हैं जिन्हें संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। याद रखना है राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था और यह डेट भी आपको याद रखना है। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था दोस्तों। नेक्स्ट है पंडित भावराज मतलब नाम है और उनके द्वारा लिखे गया ग्रंथ है दोस्तों। आपसे बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें कौन सा सुमेलित है दोस्तों, तो पुंडरीक विठल के द्वारा रागमाला ग्रंथ की रचना किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। जबकि पंडित भावभट्ट जो है दोस्तों इनके द्वारा संगीत राज का रचना नहीं किया गया था। उस्ताद चांद खान के द्वारा राग चंद्रिका का नहीं और कुंभा के द्वारा जो है दोस्तों राग कलदुम का नहीं किया गया था। कुंभा के द्वारा किसका किया गया था, तो संगीत राज का किया गया था। तो पुंडरीक विठल ने संगीत ग्रंथ याद रखना है रागमाला की रचना की थी। जबकि संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों, तो राणा कुंभा ने की थी। राग चंद्रिका की रचना द्वारिकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्प द्रुम की रचना किसने की थी, तो कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी दोस्तों। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो रागमाला है, तो रागमाला कौन सा है दोस्तों, तो पुंडरीक विठल है और एक ही ऑप्शन में दोस्तों पुंडरीक विठल, वो ऑप्शन कौन सा है, ए। तो इस क्वेश्चन का बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। और बी का क्या दे रहा है, 4 यानी बी का रस कौमुदी के जो रचयिता कौन है दोस्तों, तो याद रखना है श्रीकंठ है। फिर है सी का 1 यानी राग विबोध के लेखक कौन है दोस्तों, या रचयिता कौन है, तो याद रखना है कि सोमनाथ है। फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है, तो वेंकट रमन है। तो रागमाला के जो रचयिता हैं दोस्तों वो कौन है, पुंडरीक विठल, रस कौमुदी के श्रीकंठ, राग विबोध के सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकट रमन है दोस्तों। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो कौन था दोस्तों, तो फिरोज शाह जो तुगलक है दोस्तों उसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी और यह VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। और मुगल काल में पूछे कि कौन था दोस्तों, तो याद रखना है कि मुगल काल में कौन बादशाह था, तो बाबर जो था दोस्तों जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दिल्ली सल्तनत में अगर बात बोला जाए दोस्तों तो याद रखना है कि तुगलक वंशीय शासक जो था फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण फतवाते फिरोजशाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था दोस्तों।
और एक सवाल फिरोज शाह तुगलक से आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिर हम लोग दोस्तों दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड विविध तथ्य, दिल्ली सल्तनत के विविध तथ्य से रिलेटेड जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया दोस्तों? तो तुर्कों ने किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का यानी चौगान जिसको कहा जाता है दोस्तों शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो फिरोज शाह जो तुगलक है दोस्तों नाड़ों का निर्माण कराया था। बलबन जो था दोस्तों फारसी परंपरा पर आधारित अपने दरबार को सजाया था और वो फारसी परंपरा में क्या था दोस्तों? तो नौरोज। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों? तो दीवाने रियासत की स्थापना की थी और जहांगीर के समय में सर टॉमस रो आया था दोस्तों भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3214। तो 3214 किस में? तो ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो वो कौन था दोस्तों? तो यह सबसे पहले तो यह VVI सवाल है, याद रखना है आपको। और वो कौन सा शासक था दोस्तों जिसके सुल्तान के शासनकाल में जिसके शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? तो वह था दोस्तों नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था दोस्तों। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। तो इब्न बतूता जो था मोरक्को निवासी था, सही था। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल जो रजाक था दोस्तों वह तुर्की का नहीं बल्कि इराक का निवासी था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यह किसके शासनकाल में आया था? तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। नूनीज जो था दोस्तों पुर्तगाली यात्री था, यह बात बिल्कुल सही है। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो इटली का प्रसिद्ध यात्री था, वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलेश्वर के समय भारत आया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना है दोस्तों आपको। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनीज पुर्तगाली यात्री और अश्व व्यापारी था, इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यात्रियों के पधारने का कार्यक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? तो अलबरूनी आया था। उसके बाद इब्न बतूता आया था और उसके बाद कौन आया था दोस्तों? तो ट्रेविनियर। और लास्ट में कौन आया था? तो मनुची आया था। तो 3142 तो किस में है दोस्तों? तो यह ऑप्शन बी में है। तो अलबरूनी खीवा प्राचीन ख्वारिज़्म देश का निवासी था। महमूद गजनी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान तथा राजनीतिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर इब्न बतूता। तो इब्न बतूता वह मोरक्को यानी मोरक्को किस देश में दोस्तों? अफ्रीकी देश से दोस्तों का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, काफी ज्यादा VVI पॉइंट है ये। बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था दोस्तों? चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेविनियर। तो फ्रांसीसी यात्री ट्रेविनियर शाहजहां के शासन काल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। वह पेशे से जौहरी था। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि कौन पेशे से जौहरी था दोस्तों? अंग्रेज यात्री, फ्रांसीसी यात्री, तो वह था ट्रेविनियर। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच उसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण उसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है मानुची। यह इतालवी यात्री था यानी इटली का यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में उस ही अपना गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। उसने शाहजादा दारा सिको की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। एस्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना कि एस्टोरियो दो मोगोर जो है दोस्तों 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता था। नेक्स्ट है दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? तो याद रखना दोस्तों दस्तार जो बंदगान कहलाते थे कौन कहलाते थे? तो दस्तकार जो बंदगान थे दोस्तों वो कौन कहलाते थे? तो उलेमा कहलाते थे। तो सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा
को सामूहिक रूप से दस्तार बंदगान यानी पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी दोस्तों। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना, और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना कब से कब? तो 1232 से 1233 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो लुबाब उल अलबाब तथा जवामी अल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही उन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों में ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? तो सबसे पहले आया था रजिया सुल्तान आई थी, तो याद रखना है। तो सबसे पहले आएगा 4, उसके बाद खिलजी वंश के शासकों ने 3, उसके बाद आएगा शेरशाह, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा दोस्तों? तो अकबर। तो 4, 3, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है दोस्तों? तो एक ही ऑप्शन में, और ऑप्शन कौन सा है? सी। फिर चंदावड़ का युद्ध। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि चंदावड़ का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। जयचंद और किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नासिरुद्दीन खुसरो शाह था उस समय। फिर तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना 1529 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी जो है अवध से नहीं संबंधित है दोस्तों, तो कि बल्कि चांद बीबी जो है अहमदनगर से संबंधित है दोस्तों चांद बीबी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है। बाज बहादुर जो है दोस्तों मालवा से संबंधित है। ये पॉइंट भी सही है। तो चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम साहब प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर के बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से, और बाज बहादुर का संबंध मालवा से था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा 2 से, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 4, फिर उसके बाद हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों का भारत में आगमन यानी 3, और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल सबसे लास्ट में आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, जो कि ऑप्शन ए में है। तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था ऐबक ने, इसे पूरा कराया था किसने? इल्तुतमिश ने, और कालांतर में क्षतिग्रस्त होने से इसका मरम्मत किसने कराया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने। पुर्तगालियों का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में, तथा कृष्णदेव राय के शासनकाल में यहाँ तक था दोस्तों। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान पूर्व षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का तृतीय युद्ध। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध हो जाएगा दोस्तों वह सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या, उसके बाद अफगानपुर का युद्ध, और सबसे लास्ट में हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए। तो 1192 ईस्वी में याद रखना है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। तो याद रखना अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलगू खां मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है दोस्तों। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल कब से कब तक है? तो 1325 से 1351 अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया था दोस्तों। और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अगले अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के वर्णन में है? तो वह कौन था दोस्तों? तो इब्न बतूता था। तो 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई में होता है। हाँ, तो 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान ने सहायता प्राप्त कर मार्को पोलो की यात्रा के मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलियाई शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीकी, पश्चिमी अफ्रीकी, दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं चीन क्षेत्र में 44 देशों में लगभग 73,000 मील यानी लगभग 1 लाख, याद रखना 17,000 किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में तय की थी। दोस्तों, नीचे दिए गए युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो याद रखना है दोस्तों कि मत विलास प्रहसन के जो रचयिता हैं वो कौन है? महेंद्र वर्मन। यह बात बिल्कुल सही है। कृष्ण देव राय की अगर हम बात करें तो कृष्ण देव राय के द्वारा संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया था जिसे हम लोग अमुक्त माल्याद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तो याद रखना है भोजदेव के द्वारा क्या लिखा गया था? तो भोजदेव के द्वारा लिखा गया था सम्रांग गण सूत्रधार, और सोमेश्वर के द्वारा क्या लिखा गया था? तो मानसोल्लास लिखा गया था। दोस्तों, तो विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद की रचना की थी। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी और भोज ने सम सारंग सूत्रधार और सोमेश्वर ने मत सोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, और ये सब के सब VVI पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? कौन था दोस्तों? तो याद रखना है खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश के शासकों ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया, जबकि सबसे ज़्यादा समय तक शासन किसने किया दोस्तों? तो याद रखना तुगलक वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। नेक्स्ट है आईने मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो किस शासक के समय अधीन सेवा नहीं की थी दोस्तों? तो इल्तुतमिश के अधीन उन्होंने सेवा नहीं की थी। क्या नाम है उनका? तो आईने उल मुल्क मुल्तानी। तो आईने उल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आईने मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपनी अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में हुई थी? तो याद रखना है जौहर प्रथा की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह राजपूत के समय में हुई थी। राजपूत द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुष के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चीता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूत के समय बढ़ी तथापि ये पहले से भी चली आ रही थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो याद रखना है दोस्तों हेमचंद्र जो सूरी था वह जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था। तो हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान, याद रखना है, एक मिनट दोस्तों। तो हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वानों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कराया था और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। कलिंग का जो युद्ध है दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कहाँ से मालूम चलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से हमको मालूम चलता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1576 ईस्वी में। और तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1192 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4123। तो 4123 किस में है दोस्तों? तो 4123 एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है सी।
तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर यार लतीफ यार दुर्लभ ने किया, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 25,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी रहा। तराइन का युद्ध जो था दोस्तों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण इसकी जीत हुई। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अकबर ने याद रखना है दोस्तों आईने 10 साला प्रणाली को लागू किया था राजा टोडरमल के सहयोग से। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था दोस्तों, तो प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो चहलगामी अमीर यानी 40 सरदारों का एक गुट का निर्माण कराया था। और शेर शाह सूरी ने ग्रैंड टैंक रोड, जिसे सड़के आजम का भी कहा जाता है दोस्तों, उसका निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा दोस्तों क्या, तो सॉरी एक मिनट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अकबर ने कराया था आईने 10 साला 3421। तो 3421 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन बी में। तो शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेषतः उल्लेखित सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव यानी बांग्ला तक जाती है, जो सबसे लंबी थी और सड़के आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। आईने 10 साला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। चहलगामी अमीर, जिसे तुर्काने चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपान्ह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, तो यह मिलता है दोस्तों जूता के संदर्भ में। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही और उपान्ह का उल्लेख जूता के संदर्भ में प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसका खेती नहीं करता था दोस्तों, तो मक्का की खेती नहीं करता था, क्योंकि मक्का किसकी देन है, तो याद रखना है पुर्तगालियों की देन है दोस्तों। मक्का, आलू, तंबाकू ये सब किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की देन है। तो कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यह उपज बहुत अधिक होती थी। यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी से भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसल काटते थे। धान, गेहूं, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुक्त पुर्तगाली लेकर आए थे दोस्तों, याद रखना। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटिकिल पद नाम किनके प्रयुक्त होते थे, तो किनके लिए प्रयुक्त होते थे दोस्तों, तो यह ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे, महत्तर और पटिकिल। और यह अभी भी आई सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन यानी इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने जनवरी-मार्च 2004 इतना दिया गया दोस्तों। शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में बताया गया है 600 से 1200 एडी के मध्य भारत के प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया क्या कहलाता था, तो ग्रामणी कहलाता था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत में इसे ग्रामिका या ग्रामयोका कहा जाता था। महाराष्ट्र में इसे ग्रामाकुत या पुटिकल एवं गबुंद तथा उत्तर प्रदेश में महत्तक कहा जाता था दोस्तों। और है यहाँ पर लेखक दिनेश चंद्र सरकार ने भी महत्तक को गांव की मुखिया या पंचायत वार्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी समुचित है कि डॉक्टर हरिश्चंद्र ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में महत्तर का इस प्रकार उल्लेख किया। शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। उनके प्रधान महत्तर कहा जाते थे। संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही विकल्प क्या माना है दोस्तों, तो बी माना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन मुझे कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर कोई स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।